नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है कि बचपन से लेकर 55 तक की उम्र तक और इसके बाद भी कौन कौन सी पेशाब संबंधी समस्याएं आती हैं। तो वास्तव में क्या बचपन से इस तरीके की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और ओल्ड एज में भी आकर क्या क्या समस्याएं होती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच में आज यूरो विशेषज्ञ यूरो सर्जन डॉक्टर सुधीर लोकमानी साहब हैं, जिन्होंने MBBS MS यहीं गांधी मेडिकल कॉलेज से किया और उसके बाद उन्होंने यूरो सर्जरी के अंदर डिप्लोमा भी हासिल किया और पिछले कई वर्षों से आप यूरो सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये टॉपिक सुझाया कि हर उम्र के वर्ग में किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं और क्या पुरुषों में जो पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं वो महिलाओं से भिन्न होती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर साहब। और आपको भी याद दिला दूं कि हमारी दोनों फ़ोन लाइन खुली हुई हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो इस संबंध में तो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, तो जैसे कि आपने बताया कि बचपन से लेकर 55 तक पेशाब संबंधी समस्या, तो जो बच्चे आपके पास आते हैं तो आमतौर पर बचपन की उम्र में या 12 साल तक ऐसी कौन कौन सी समस्याएं बहुत कॉमनली आपको अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलती है? फिर हम और भी आगे की उम्र में आपसे पूछेंगे। देखिए, बचपन में दो तरह की कॉमन समस्याएं होती हैं। एक तो जो हाइजीन साफ़ सफाई की वजह से होती है और दूसरी कुछ कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात बच्चों में विकार होते हैं। पेरेंट्स को कई बार उनके बारे में पता नहीं होता और बच्चा बार बार बीमार होता रहता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में ये एक टेबू टाइप है। उम्र बढ़ने के साथ लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते, तो अकेले में ये सफ़र करते जाते हैं। जी जी जी। तो अब आजकल इन चीज़ों का उपचार है और तो हमको बात करना चाहिए, डॉक्टरों से मिलना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास पड़ोस में एक माता पिता थे, उनके बच्चे का जो पेशाब करने का रास्ता था वो टिप पे होने के बजाय कहीं और से था। तो ये जो आपने बोला जन्मजात, तो ये कई बार इस तरीके की बीमारियां आती हैं, आप उनका इलाज करते हैं? हाँ, इनका इसको हाइपोस्पिडियास बोलते हैं। हाइपोस्पिडियास में ये होता है कि बच्चे के जहाँ पे पेशाब का रास्ता होता है, बच्चे मतलब मेल बच्चों की बात कर रहे हैं, वहाँ ना होके कहीं नीचे होता है। और अक्सर कई बार ये देखा कि नॉर्मल जो छिद्र होता है या छेद होता है उससे सकड़ा होता है। तो बच्चा जोर लगा के करता रहता है और माता पिता उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो जब ये यूरिन पूरी नहीं होती है तो फिर उसमें यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में UTI बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन से बार बार बच्चा, कई बार तो फीवर आता है, कई बार बच्चा डल होता है, एक्टिव नहीं होता और हमें समझ में नहीं आता क्यों नहीं होता। तो ऐसा है तो इनका ट्रीटमेंट है और ऑलमोस्ट बच्चा नॉर्मल होता है। और हम लोगों का सजेशन ये होता है कि स्कूल गोइंग एज से पहले अपने को इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे में कोई हीन भावना विकसित नहीं हो। जब बच्चे बड़े होते हैं वो दूसरों लोगों को देखते हैं तो वो अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं दूसरों से और उनके अंदर एक जन्मजात हीन भावना आ जाती है। जी जी। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि स्कूल गोइंग इससे पहले इसका इलाज कर देना चाहिए और 100% बच्चे सामान्य हो जाते हैं इस टाइप से। बहुत ही सही बात है। और डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, पूछिए अपना हाँ, सवाल। नमस्कार सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो लोगों के पेशाब पीली होती है या थोड़ा गाढ़ी होती है या कम पेशाब होती है, तो ऐसी दशा में हम क्या समझे कि कोई बीमारी के संकेत है? और दूसरी चीज, बहुत से लोग जो बच्चे होते हैं वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, फिर उनकी उम्र बुढ़ापा की ओर चली जाती है, तब भी वो आदतें रहती है, तो उनके लिए कौन सा सुझाव है? वो मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पहली चीज़ तो जो पेशाब का आप रंग बता रहे हैं, तो सामान्यतः पेशाब का जो रंग होता है वो पीला ही होता है। अगर आप अपनी पेशाब को एक दिन बाद देखें कहीं रख के कंटेनर में, तो सफ़ेद की जगह पीली ही दिखती है, तो वो सामान्य है। इसको यूरोक्रोम करके एक सब्सटेंस होता है जिससे ये होता है। लेकिन हाँ, हमेशा अगर पीली पेशाब आ रही है तो पीलिया में पीली पेशाब आती है और कुछ दवाई जैसे B कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है उसमें भी पीली पेशाब आती है। ज़्यादातर जो पीली पेशाब आती है पानी की कमी से। अगर हम कम मात्रा में पानी पिएंगे तो पेशाब जो होती है पीली होती है, गाढ़े रंग की होती है, और पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब सफ़ेद आती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि बच्चे पेशाब बिस्तरों में कर देते हैं और वृद्ध अवस्था में, ये दोनों भिन्न भिन्न तरीके हैं। बच्चे जो पेशाब कर देते हैं रात को, उसको हम बेड वेटिंग बोलते हैं और ये सामान्यतः 2 वजह से होती है। एक तो यूरिन में इन्फेक्शन से होती है
और दूसरा बच्चों के ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं, वो थोड़ा कम बनता है। तो अगर इन बच्चों को हम डेस्मोप्रेसिन दवाई के रूप में या नेज़ल स्प्रे के रूप में देने लगें तो ये धीरे धीरे नॉर्मली होता है 2-3 महीने देते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं, तो बच्चे की जैसे उम्र होती है वो अपने आप ठीक हो जाता है। और ये एक बीमारी है, इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स बड़े नाराज़ होते हैं कि साहब ये रात को बहुत कपड़े ख़राब कर देता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा, आप ट्रीटमेंट कराइए और ये ट्रीटमेंट है। बड़ों की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल भिन्न है। बड़ों की बात मैं कर रहा हूँ 50 साल के ज़्यादा उम्र की बात। कई बार क्या होता है कि पेशाब पूरी नहीं निकलती, पेशाब भरी हुई रहती है अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ऊपर से जो पेशाब बन रही है वो निकल रही है कपड़ों में। और मोस्ट कॉमन या ज़्यादातर जो है ये प्रोस्टेट की बीमारी से होती है, जिसका बहुत अच्छा इलाज आजकल संभव है। डॉक्टर साहब रायपुर से भी आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकांक्षा जी, पूछिए अपना सवाल। सर आपको नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी हेलो। पूछिए अपना सवाल। जी सर, हमें हमारी उम्र 35 साल है। सर हमको पार्शियल फ्यूज ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या है। सर हमको एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अभी फॉलो अप में रखा है, अभी सर्जरी एडवाइस नहीं की है सर। ये डॉक्टर ने हमारा ये स्कैन करवाया था सर, ईसी रीनल डायनामिक स्कैन। सर इसमें ये ERPS सर के जो है ये सर हमको राइट किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सर राइट किडनी का ERPS है 236 ml/min और लेफ्ट किडनी सर जो नॉर्मल है उसका 268 ml/min। सर ये अभी की हमारी रिपोर्ट है। और सर ये 3 साल पहले डॉक्टर ने हमारा DTPA रीनल स्कैन करवाया था सर। तब DTPA रीनल स्कैन में राइट किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका 30 ml/min GFR था और लेफ्ट किडनी जो नॉर्मल है सर उसका 45 ml/min GFR था। तो सर इन दोनों को कंपेयर करने से आज की स्थिति में हमारी किडनी वैसी है कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ी है सर, ये प्लीज बताएंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कैसे पता चला, मतलब सिम्टम्स क्या थे, क्या आपको दर्द होता था या यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता था। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो नॉर्मली जब यूरिन बहुत ज़्यादा बनती है, जैसे कि हमने चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ें या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तब जाके वो उसकी वजह से दर्द होता है, अदरवाइज़ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं होता। आपकी रिपोर्ट से ये लग रहा है कि जो आपके पहले DTPA स्कैन था और अभी उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इसको हम वॉचफुल वेटिंग बोलते हैं। थोड़ा सा वेट करना चाहिए और आगे 6 महीने साल में अपनी सोनोग्राफी और स्कैन से अपन को नज़र रखना चाहिए। और अगर सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है तो बहुत आजकल ये सामान्य सर्जरी होती है, पाइलोप्लास्टी हम लोग बोलते हैं इसको। पर अभी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं ठीक चल रही हैं, आपको अभी वॉचफुल वेटिंग पे ही चलना चाहिए। और जो आपके डॉक्टर हैं वो जहाँ तक मुझे लग रहा है बिल्कुल सही लाइन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप बिल्कुल उनको रेगुलर दिखाते रहिए। डॉक्टर साहब आपने पहले उसमें जो कहा था वो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार बच्चों को माता पिता प्रताड़ित करते हैं कि तुम जो है बिस्तर गीला कर देते हो, क्योंकि बाकी बच्चे नहीं करते। लेकिन आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक तरीके की बीमारी है और उसमें कुछ दवाई देते हैं तो वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि बच्चों के अंदर तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाती है बच्चों में एक और प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग कहते हैं कि इनकी जो स्किन है वो पीछे नहीं जाती, ये क्या होती है? और इससे भी लोग बड़े परेशान रहते हैं कि बाथरूम करते समय बच्चों को एकदम से फुग्गा फूल जाता है और कई बार दर्द भी होने लगता है। जो पेशाब के रास्ते के ऊपर मेल चाइल्ड में बच्चों में एक स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। एक तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बचपन से ये एक आदत डालना चाहिए बच्चों को नहलाते टाइम पे कि वो स्किन को हमेशा पीछे करना है, साबुन से धोना है और आगे करना है, तो इसको क्लीन होते रहना चाहिए। नॉर्मल इसके बीच में जो है एक सिक्रीशन निकलते हैं जिसको हम स्मेग्मा बोलते हैं, वो क्लीन होता चाहिए। वो स्मोग्मा अगर पड़ा रहता है वहीं पे तो इन्फेक्शन होता है, स्मेल आती है और धीरे धीरे वो क्या करता है कि ये जो स्किन है इसके आगे के छेद को कम करता जाता है, तो जिससे जो है स्किन पीछे नहीं जाती। और अगर 1.5 साल के बच्चा हो जाए और स्किन पीछे नहीं जाए तो क्या होता है कि अंदर से तो यूरिन प्रेशर से आ रही है पर स्किन का छेद छोटा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और आगे की स्किन फूल जाती है। तो
तो ऐसे में एक छोटा सा सर्जरी होती है जिसको हम लोग सरकमसिजन बोलते हैं और आगे की स्किन को थोड़ा सा काटने की ज़रूरत होती है। पर अगर माँ बचपन से ही ध्यान दे, और ये एक हाइजीनिक चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा कारण है यूटीआई का। और ये एक बदकिस्मती ही बोलूँगा मैं कि मैंने बड़े बड़े एडल्ट्स को भी ये देखा है कि वो उस जगह को साफ़ नहीं कर पाते, और इसकी वजह ये थी बचपन से ही किसी ने नहीं बताया, और एक एज के बाद माँ ख़ासतौर से अपने लड़के से कम्युनिकेट नहीं कर पाती इस बारे में, और हमारे परिवेश में पिता भी कम्युनिकेट नहीं करता कि क्या कैसे सफाई रखना है, क्या करना है। तो ये बचपन से ही एक आदत डालना चाहिए, तो उससे फिर ये समस्याएं नॉर्मली नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो जैसे हुई पुरुषों की बात या मेल चाइल्ड की बात, ऐसी फीमेल चाइल्ड जो रहती हैं, क्या फीमेल का यूरिनरी ट्रैक्ट जो रहता है उनके अंदर पेशाब संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, और उनको तो साथ में एक एज के बाद महामारी भी शुरू होने लगती है। तो जैसा आपने बोला हाइजीन का, तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बताएं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। फिर हम वहीं से शुरू करते हैं कि यहाँ पे भी हमें बचपन से ही अपनी बेटियों को हाइजीन के बारे में समझाना चाहिए। बहुत हाइजीन मतलब साफ सफाई के बारे में। देखिए क्या होता है कि भगवान ने या शारीरिक रूप से मेल और फीमेल में बनावटी बहुत फ़र्क होता है। जो यूरिन का पैसेज या नली होती है जो पेशाब लेके आती है बाहर, वो महिलाओं में करीब 4 सेंटीमीटर की होती है और पुरुषों में 21 सेंटीमीटर की होती है। कोई भी जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली यूरिन में नहीं होता, वो बाहर से ही अंदर जाता है जी। तो 4 सेंटीमीटर में अंदर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रादर देन 21 सेंटीमीटर में। और महिलाओं के साथ क्या होता है कि एक तो महिलाओं के क्योंकि जो मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन होता है तो वहाँ का एक पीएच जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो कुछ जो बैक्टीरिया नॉर्मल होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। अगर सफाई नहीं रखें तो वो कई बार यूरिन में चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है यूरिन इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि कब्ज़ में अगर मोशन ठीक से नहीं हो रहा है, 2-2 दिन तक मोशन नहीं जा रहे हैं, तो पोटी की जगह पे बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन या इकट्ठे होते जाते हैं और वो वहाँ से फिर धीरे धीरे चल के यूरिन के उसमें आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। तीसरी समस्या ये आती है कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर फीमेल में क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ढीली सी पड़ जाती हैं, तो उनके जो यूरिन रोकने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। मोटे मोटे तरीके से इनकॉन्टिनेंस 2 तरीके के होते हैं। एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जब भी किसी वजह से पेट पे जोर लगता है, जैसे छींकना, खांसना, या जैसे आप जिम जा रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो कुछ यूरिन कपड़ों में लीक हो जाती है। जी। और ये बड़ा, फिर से एक बात मैं बोलूँगा कि बड़ा ये एक बदकिस्मती वाली है कि बच्चा बड़ा हीन भावना में आ जाता है, कम्युनिकेट नहीं करता, किसी से नहीं करता, और वो धीरे धीरे वो एक्टिविटीज़ से दूर होता जाता है जिनसे ये चीज़ होती है। तो इसको हम लोग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं कि स्ट्रेस मतलब कोई भी वजह से अगर आपको पेट पे जोर पड़ रहा है तो यूरिन निकल रहा है। और दूसरा एक होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि एक अर्ज होती है, एक इच्छा होती है पेशाब करने की, लेकिन हम रोक नहीं पाते। ऐसा लगता है जल्दी बाथरूम मिले, और अगर नहीं मिले तो बाथरूम नहीं तो फिर कई बार वो कपड़ों में हो जाती है। जी। और कभी कभी ये दोनों ही होते हैं, ये भी होता है वो भी होता है। और अच्छी चीज़ ये है कि इनका ट्रीटमेंट है आजकल। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं है। कई बार आदमी डरता है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता। सबसे पहली चीज़ तो है कि बात करना चाहिए, माँ से बात करना चाहिए, डॉक्टर से बात करना चाहिए। कुछ हम आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि अपनी जीवन का जो दिनचर्या है उसमें आपको क्या चेंज करना है। कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, नॉर्मली 70% इन दोनों से ही ठीक हो जाता है। जी। 20-30% में कभी कभी ऑपरेशन की ज़रूरत आती है, और ये ऑपरेशन जो होता है आजकल डे केयर होता है, मतलब एक ही दिन में ठीक होकर अपन घर भी चले जाते हैं। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ का बहुत इंसिडेंस है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी डॉक्टर विपिन जी सागर से काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था, सर मेरा एक दोस्त है, 22 साल का है, सर उसे बाथरूम में समस्या आ रही है। मतलब जो धार रहती है वो बिल्कुल कमजोर और मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, और सर उसको स्क्रीन की, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे, बड़ी समस्या है सर। जो पीछे तो जाती है लेकिन एक तरफ से सर नहीं जा पाती पीछे को, और वो चिपकी रहती है, मतलब वो ऐसा लगता है जुड़ी हुई है। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं?
22 साल की उम्र में अगर ऐसी है और चमड़ी पीछे नहीं जा रही तो नॉर्मली इसको हम लोग फाइमोसिस ही बोलते हैं, और एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको सर्कमसीजन बोलते हैं। इसको आगे की अगर हम चमड़ी को कटवा लेंगे तो वो समस्या का ख़त्म हो जाएगा, और वो करा लेना चाहिए, बिल्कुल करा लेना चाहिए। तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला था कि अब मैं कई बार एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ कि लोग 1 लीटर पानी जो है डाल रहे हैं, क्योंकि एक बूढ़े से बोल रहे हैं कि अपन घूमने चलना चाहते हैं, तो कहता नहीं नहीं मैं तो घूमने नहीं जाऊँगा। तो फिर ऐसे ही कुछ आता है कि अपन ये लगा लें तो शायद वो पानी नहीं जाए। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको यूरिन खुद ब खुद निकल जाती है? देखिए, जो 50 साल या वृद्ध लोगों में प्रॉब्लम होती है वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जिसको अगर हम हिंदी में समझें तो एक सिंगाड़े की जैसी, जो पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते के बीच में होती है। कई लोगों में उम्र के साथ वो ग्रंथि बढ़ जाती है, और जब वो ग्रंथि बढ़ जाती है तो पेशाब के रास्ते में दबाव डाल जाती है। ये उम्र के बदलाव है। जैसे कई लोगों के आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, ऐसे ही उम्र के साथ हो जाता है। शुरुआती लक्षणों में रात को 3-4 बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब के लिए जाना, थोड़ा टाइम लगना, कभी कभी रुक जाना, प्रेशर से नहीं आना। और ये क्योंकि बहुत स्लो होता है तो धीरे धीरे वो प्रेशर लगा के, ताकत लगा के पेशाब करते जाते। कई बार ये हो जाता है कि करते करते वो पूरी पेशाब निकलती नहीं है और उनको लगता है कि पेशाब कम बन रही है, और काफ़ी पेशाब की थैली में ही रह जाती है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब और पेशाब बनती है तो वो एकदम कपड़ों में निकलती रहती है, ड्रिबल करती रहती है, जिससे कि हाइजीनिक प्रॉब्लम आती है। और फिर वो हमारे सामाजिक परिवेश में एक 60 साल का वृद्ध या 70 साल का आदमी अपने बेटे से उतना बात नहीं कर पाता कि मुझे यूरिन की ये प्रॉब्लम है, तो वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि बाथरूम के पास ही रहूं। तो वो एक उनकी ज़िंदगी जो बची हुई है वो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन प्रोस्टेट का तो लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाता है। हाँ, प्रोस्टेट का आजकल तो जो दवाइयाँ आ गई हैं 60% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि एक दवाई रोज़ लेना है और उससे आपकी पेशाब बढ़िया अच्छी आने लगती है। और जिन लोगों में दवाई कारगर नहीं होती तो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं, कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है, और नॉर्मली 3 से 4 दिन में स्वस्थ होकर बिल्कुल ठीक भी हो जाए। लेकिन हमारे पड़ोस में एक का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ तो वो थैली लगा के घूमते थे और वो थैली में लाल लाल खून जैसा आ जाता था। तो ऐसा भी हो जाता है क्या? ये कोई गड़बड़ है कि ऐसा हो सकता है कई बार? देखिए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसमें 2-3 वजह होती है कि जैसे मैंने आपको बताया, इनकॉन्टिनेंस, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनको डायबिटीज़ में के साथ प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है। तो जो डायबिटीज़ में इनकॉन्टिनेंस होता है वो पेशाब की थैली आपके कंट्रोल के बिना ही दबती है, जिससे कि पेशाब निकल जाती है। और आपने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लिया तो कई बार ये होता है कि पेशाब एकदम तेज़ी से निकलने लगती है और कपड़ों में रोक ही नहीं पाते। तो कुछ दिनों तक थैली लगा के अगर हम मेडिसिन पे चालू करते हैं तो मेडिसिन का जैसे इफ़ेक्ट आता है तो वो सब ठीक हो जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से जो प्रोस्टेट जहाँ से निकली है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में आपको रेस्ट देना है, तो रेस्ट के लिए कैथेटर डाल दीजिए, एंटीबायोटिक और दवाई दे दीजिए, वो ठीक हो जाता है, पेशाब आने लगती है, कोई दिक्कत। तो डॉक्टर साहब, एक और समस्या बहुत देखने को मिलती है कि कई लोग बोलते हैं साहब कि इनको स्टोन हो गए हैं पेशाब के रास्ते के अंदर, और उसमें कई बार लोगों को बहुत ही तगड़ा पेन होता है, और फिर कई बार लोग बोलते हैं साहब बियर पी लीजिए तो ये स्टोन अपने आप निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये दवाई है क्या इस तरीके की? शायद दुनिया में जो मेडिकल लिटरेचर में सबसे तेज़ और ख़तरनाक पेन बताया जाता है उसमें से एक पेन होता है स्टोन का पेन। और एक एवरेज देखा गया है कि जब स्टोन का पेन होता है तो 20 मिनट से लेकर 60 मिनट तक जो है वो पेन होता ही रहता है। तो रीनल स्टोन जो होता है, मतलब नॉर्मली जिसको हम लोग मेडिकल उसमें यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, जी, ये किडनी में स्टोन बनते हैं। और ये स्टोन जो है वो कुछ नहीं, किडनी के जो ब्लड फिल्टर हुआ किडनी से, उसके अंदर नॉर्मली कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ क्रिस्टल होते हैं। तो अगर वो क्रिस्टल की मात्रा ज़्यादा है तो वो प्रिसिपिटेट होते जाएंगे, वो इकट्ठे होते जाएंगे और एक पथरी का रूप ले लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मात्रा ज़्यादा नहीं है लेकिन हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो पानी कम पी रहे हैं तो पेशाब गाढ़ी हो रही है और वो क्रिस्टल बनते जाते हैं। ये क्रिस्टल कई बार तो सालों किडनी में पड़े रहते हैं, किसी दूसरी वजह से कोई जांच कराई तब पते चलते हैं। और लेकिन जब ये निकलते हैं और ब्लॉक करते हैं कहीं किडनी को, यूरेटर को, पेशाब की थैली को या पेशाब की यूरिथ्रा को, तो ये बहुत दर्द होता है। तो क्या करते हैं फिर? तो किडनी स्टोन का ये है कि देखिए, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 8 mm से नीचे के जो पथरी होती है वो दवाई गोली से ही निकल जाती है।
पेशाब के रास्ते से। पेशाब के रास्ते से। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, पेन किलर दी जाती है, अल्फ़ा ब्लॉकर्स बोलते हैं वो देते हैं, वो 4 to 6 वीक के टाइम के अंदर अक्सर ये निकल जाती है। लेकिन 8 mm की ऊपर की जो पथरी हैं वो अक्सर दिक्कत देती है। जी आजकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब दूरबीन से ही होते हैं। जी जी जी। तो उससे एक तो चीरा फाड़ी नहीं होती, बहुत जल्दी रिकवरी होती है और 2 से 3 दिन के अंदर आप अपने काम धाम पे लग जाते हैं। एक चीज़ बहुत आपने जो बोली मैं आपको समझाऊं, जो अक्सर मैं पूछता हूं कि मेरे पास कई लोग आके ये बोलते हैं साहब दूरबीन वाले ऑपरेशन में पथरी फिर से हो जाती है, हाथ से हम कराना चाहते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन हाथ से कराएं या दूरबीन से कराएं, इससे पथरी के रिकरेंस दोबारा से होने का कोई वास्ता नहीं है। जिनको एक बार पथरी बनी है उनको हमेशा दूसरी बार पथरी बनने के चांसेस रहते ही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि नाशपाती मत खाओ, टमाटर मत खाओ, प्रोटीन की चीज़ें मत खाओ, ऐसा कुछ खान पान से भी रिलेशन है क्या पथरी हाँ। का, कि ये केवल एक तासीर ही रहती है व्यक्ति की? हाँ, नहीं, देखिए क्या होता है, 2 चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। खान पान से रिलेशन है, पर घर में सब लोग वही खाना खा रहे हैं। सिर्फ एक बंदे को पथरी बन रही है, बाकी को नहीं बन रही है। तो इससे ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि सिर्फ खाने पीने से ही नहीं है, कहीं ना कहीं आपके किडनी के मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सबसे अच्छा जो किडनी के लिए हम बोला जाता है कि पानी, क्योंकि कोई भी पत्थर जो होता है वो छोटा सा 1 mm, फिर उसके बाद 2 mm ऐसे बढ़ेगा। ज़्यादा पानी पिएंगे ज़्यादा पेशाब बनेगी, ज़्यादा पेशाब बनेगी तो वो बह के निकल जाएगा। अगर पानी की मात्रा कम है, अब हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या आता है कि क्षेत्र से क्षेत्र टेम्परेचर इतना है कि जो गुजरात में पानी की रिक्वायरमेंट है और जो पंजाब में रिक्वायरमेंट है वो अलग है। जी। तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि एक स्टैंडर्ड की 1.5 लीटर पानी या 2 लीटर पानी, क्योंकि आप जब वहाँ पियेंगे तो गर्मी बहुत है तो आपके शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत है। जहाँ गर्मी कम है वहाँ पानी की ज़रूरत कम है। तो एवरेज आपका कम से कम 1.5 से 2 लीटर, या मोटा मोटा बोला जाए तो दिन में 5 से 6 बार आपको यूरिन आ रही है तो इतना आप पानी सफिशिएंट पी रहे हैं, ये एक होता है। दूसरा, जब भी आपको पथरी बने हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं या तो मेडिकल मैनेजमेंट पे चल रहे हैं या आप अगर सर्जरी भी करा रहे हैं तो उस पथरी का एनालिसिस हमेशा कराना चाहिए। जी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्लास्टिक की छलनी ले लीजिए, जब आप घर पे हर बार यूरिन करें उससे थ्रू करें, तो कभी कभी वो आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो पथरी कई तरह की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और इस तरह से। और एक आपके प्रश्न का बहुत अच्छा मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर जो है कैल्शियम वाली चीज़ें खाना बंद कर देते हैं कि साहब दूध मत लीजिए, मिठाइयाँ मत खाइए, और कैल्शियम नहीं खाने से पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोकैल्शियमिया। तो कैल्शियम नहीं, बल्कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर खाते हैं तो वो मत लीजिए। ऑक्सलेट जैसे कि पालक में बहुत ज़्यादा होता है वो कम कर दीजिए। प्रोटीन जो एनिमल से होता है, मीट से होता है, उसको आप कम करिए अगर आपको बार बार पथरी बन रही है। पानी की मात्रा बढ़ाइए। डायबिटीज़ में थोड़ा स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गाउट की जो गठिया की बीमारी होती है उसमें स्टोन के चांसेस होते हैं। और ओबेसिटी, मोटापे में भी स्टोन के चांसेस होते हैं। तो बिना एनालिसिस के अपनी तरफ से परहेज करने से ना सिर्फ आपको पथरी तो कम नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर में दूसरी प्रॉब्लम डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। बहुत ही सही बताया डॉक्टर साहब ने, और बहुत ही विस्तार से बातचीत की हमने डॉक्टर साहब के साथ। बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक क्या क्या यूरिनरी समस्याएं हो सकती हैं, हालांकि विषय को हम समय अभाव के कारण पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे लगता है कि दर्शक इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, इतनी की जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा दूसरा सेक्शन अभी शुरू होने वाला है जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर अनुपा वालिया लोकवानी जी के साथ, जो कि पानी में प्रसव के बारे में जानकारी देंगी। आते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शकुनी, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीखो
भविष्य नए भारत का। हमारे भारत की शान स्टैचू ऑफ यूनिटी, उफ, जो कि ना सिर्फ भारत की शान है बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जहां दुनिया भर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। भारत देश में तो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। आर्किटेक्चर जब हम बात करते हैं तो एक शुरुआत साइंस और आर्ट्स की होनी चाहिए। महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्ट के लिए होना चाहिए वो एक होता है एस्थेटिक सेंस, द क्रिएटिविटी पार्ट। आर्किटेक्चर के कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें? सब्जेक्ट्स आप यकीन नहीं करोगे, इतने इन डेप्थ सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स और फिजिक्स की तो शुरुआत होती है, मगर हिस्ट्री कल्चर भी उतना ही मायने रखता है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या क्या गाड़ी को ठीक करने के लिए चाहिए? अरे वाह, ये क्या है? ये है नट खोलने की चाबी और ये है पेचकस। यानी गाड़ी ठीक करने के औजार। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत ही रोचक विषय पर कि पानी में प्रसव कैसे होता है। एक बहुत पुराने ज़मानों में कभी ये बात सुनने में आती थी कि कभी ऐसा होता था, लेकिन अभी मध्य भारत के अंदर भी ये चीज़ शुरू हुई है। और सबसे पहले इसको शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर अनुपा वालिया लोकवानी जी को, जो कि बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट हैं सेज हॉस्पिटल में। साथ ही आप जो हैं लैप्रोस्कोपिक गायनिकोलॉजिकल सर्जरी में काफ़ी दक्षता हासिल करी है इन्होंने, और साथ में ही आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसके बारे में इनको काफ़ी बड़ा अनुभव है। तो आइए जानते हैं इस रोचक विषय के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ये जो पानी में प्रसव या आप जिसको बोलते हैं कि वाटर बर्थ, ये कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? और इस बीच में तो हमने कभी सुना नहीं। अभी रिसेंटली हमने पेपरों में देखा कि आपके द्वारा ऐसी कुछ डिलीवरीज कराई गई और फिर उनके परिजनों ने भी ये बताया कि इनको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो क्या है इसके पीछे कंसेप्ट और कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, अगर हम लिटरेचर में देखें तो ये काफ़ी प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये एक तरीका है नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के छेड़छाड़ के एक नॉर्मल तरीके से प्रसव कराना। तो देखें तो 1805 से सबसे पहले एक मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट किया गया कि एक फ्रेंच लेडी थी जिसको वाटर बर्थिंग कराया गया। वो दरअसल 2 दिन से लेबर में थी और जो उनकी डिलीवरी करा रही थी जो लेडी थी, उनको ऐसा लगा कि क्यों ना अभी इतनी दर्द में है, तो इसको मैं एक सजेशन दिया उन्होंने कि तुम चलो आ जाओ गर्म पानी में बैठ के दर्द अपना ले लो। जब वो गर्म पानी में बैठी तो बहुत ही जल्दी 2 घंटे के अंदर ही उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और वहाँ से इसकी एक्चुअली में शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद बहुत समय तक हमें इसके बारे में नहीं पढ़ने को मिलता है। 1960 में जाके एक रशियन जो ऑब्स्टेटिशियन कह लीजिए, जो डिलीवरीज कराते थे, उन्होंने इसमें बहुत पायनियरिंग वर्क किया और उन्होंने अपने घर में ही एक ग्लास टैंक लिया, जो एक्वेरियम होता है, फिश टैंक्स जो रखते हैं, वैसा एक बड़ा साइज़ का रख के, और उन्होंने लेडीज़ को ऑफ़र किया कि आप लोग यहाँ पे आके, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जो लेबर में जाती थी, वो उनके घर में आके वहाँ पे उनकी वो डिलीवरी कराते थे। सो ही सबसे पहले उन्होंने बहुत सारा काम करना शुरू किया एंड देन धीरे धीरे ये यूरोप में काफ़ी जगहों पे फैलता गया, फ्रेंच सिटीज़ में, यूरोप में, यूके में, एंड देन तो जैसे कि मध्य भारत में तो आपने शुरुआत की, हमारे देश में इसकी शुरुआत कब हुई? हमारे देश में 1990s में ही ये शुरुआत हुई, लेकिन काफ़ी टाइम लगा इसको। बहुत सारे हमारे देश के कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे यहाँ पानी का साधन एक बहुत बड़ा एक समस्या है।
तो 1990s में, मैं कहूँगी लेट 1990s में जाके ये विदेश में काफ़ी पॉपुलराइज हो गया, और 2000 में आके अर्ली सेंचुरी इसमें जाके ये पॉपुलराइज होना शुरू हुआ। और साउथ में काफ़ी लोगों ने, हैदराबाद में सबसे पहले इसको शुरू किया जी। और अब कुछ सिटीज़ हैं नॉर्थ इंडिया में और डाउन साउथ में, और सेंट्रल इंडिया में ऑफ कोर्स हम लोगों ने भोपाल में सबसे पहले इसको तो शुरू क्या किया। करते क्या है इसके अंदर? जैसे कि आपने बोला कि वार्म वाटर के अंदर डिलीवरी कराते हैं, अब जी। आपने बोला तो उन्होंने एक्वेरियम जैसा बनाया था, जी। तो आप लोगों ने सेज हॉस्पिटल में कैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है? जी। क्या कोई स्विमिंग पूल वगैरह बना रखा है या कैसा किया आप लोगों ने? हाँ, एक ये एक्चुअली एक बड़ा एक टब होता है जिसमें कि वुमेन जो लेबरिंग वुमेन है वो उसका काफ़ी हद तक बॉडी जो यूट्रस के लेवल तक की, बच्चेदानी के लेवल तक की जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड पानी में डूबी होती है, और ये पानी का खास ध्यान रखा जाता है कि ये बॉडी टेम्परेचर पे हो, जिससे कि माँ को भी काफ़ी कंफर्ट मिले, और जो न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात बच्चा जो बाहर आएगा वो भी बॉडी टेम्परेचर पे ही रहे। उसके लिए एकदम से एक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो कि बहुत नवजात बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो ये ख़ास ध्यान रखा जाता है। तो एक काफ़ी बड़ा हमारे पास एक टब है और उसमें हम स्टेराइल पानी भर के रखते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है वो हमको एक फ्लोटिंग थर्मामीटर से हमेशा पता चलता रहता है, सो दैट हम लोग वो ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर होता है 37 to 38 डिग्रीज़, बस उसके बीच में ही हमको उसको मेंटेन करना होता है, और इस टेम्परेचर से ही पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो यस, अभी मैडम क्या हुआ कि दिल्ली से हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारी वाइफ को तो दर्द बहुत होता है, तो हम एक अस्पताल में गए तो उन्होंने हमको ये बोला कि साहब हम आपको पेनलेस डिलीवरी करा के देंगे, जी जी जी, कि दर्द रहित डिलीवरी रहेगी, और उन्होंने कुछ रीढ़ की हड्डी में लगाया और उसके बाद साहब वो पेनलेस डिलीवरी होगी, उसको पता ही नहीं लगा। और आप भी यही कह रही हैं कि आप पानी के अंदर जो सबमर्ज करके डिलीवरी कराती हैं इसमें दर्द नहीं होता, प्रसव का पता नहीं लगता, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी डॉक्टर दुबे, आजकल जो मैं देख रही हूँ पिछले 25 साल से जो ट्रेंड एक शुरू हुआ है कि सिजेरियन डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि आजकल वुमेन में एक बहुत फियर बन गया है लेबर पेन्स को लेके। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें अब पेन सहने की हमारी आदत नहीं है, तो उनका मेन फियर ये होता है कि हम लेबर पेन्स कैसे ले पाएंगे, और बहुत हद तक ये जिम्मेदार है हाई सेक्शन सिजेरियन सेक्शन रेट का बढ़ाने में। यस, तो ये एक स्टेप है वाटर बर्थिंग टुवर्ड्स ज़्यादा इंसिडेंस नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सिजेरियन सेक्शन का रेट कम हो जाए। नाउ आपने ये पूछा कि पेनलेस डिलीवरी, तो अब एक मेरे को बहुत खुशी हो रही है बताने आपको सबको शेयर करने में कि अब एक बहुत अच्छा चंक है हमारे सोसाइटी में उन वुमेन का जो बहुत वेल रेड हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनको लेबरिंग प्रोसेस पता है, उनको ये पता है कि मेडिकल इंटरवेंशन क्या होता है, और वो सब कुछ नेचुरल चाहती हैं, वो बिल्कुल मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहती हैं। उनको पता है कि एपिड्यूरल से क्या होता है जो आप बोल रहे हैं, जी। तो वो कोई भी ड्रग्स का एक्सपोजर ना खुद को चाहती हैं ना अपने नवजात बच्चे को चाहती हैं, और एट द सेम टाइम वो चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी काफ़ी कंफर्टेबली हो जाए, कोई बच्चे को भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो, और जैसा नॉर्मल एक लेबर प्रोसेस होता है वैसा ही चले, उसमें कोई रोकथाम ना हो। तो ये ऐसी वुमेन के लिए है जिनको चाहिए कि सब कुछ नेचुरल हो, और उनको पता है कि एपिड्यूरल से काफ़ी बार जो सेकेंड स्टेज लेबर का जो एक ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में हम लोगों को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे कि वैक्यूम या फॉर्सेप्स लगाना डिलीवरी के टाइम पे, वो इंसिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है। तो ये ऐसी वुमेन के लिए है जहाँ वो समझती हैं इस चीज़ को कि इनका जितना हो सकता है
ये इस्तेमाल ना करना पड़े, कोई भी तरह का मेडिकल इंटरवेंशन ना करना पड़े और उनकी बहुत आराम से डिलीवरी हो जाए, वो दर्दों को और बेहतर तरीके से सह पाएँ। बहुत ही अच्छी बात बताई मैडम ने कि कई बार पेनलेस डिलीवरी जो दवाओं के माध्यम से होती है उसके अंदर कई बार सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है, और वाटर बर्थ के अंदर जो रहता है हो सकता है कि थोड़ा दर्द ज़रूर हो, लेकिन बहुत ही बेरेबल रहता है। और जैसे कहते हैं नो पेन नो गेन, तो आप जो लोग इतने जागरूक हैं, इनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नेचुरल तरीके से चीज़ों को कराना चाहते हैं, दवाइयों का इंटरवेंशन नहीं करना चाहते, उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा मेथड है। लेकिन मैडम देखिए कैसी विडम्बना है कि बच्चा जो है वो पानी के अंदर ही तैरता रहता है पेट के अंदर, लेकिन कई बार मैंने एक दो लोगों से ऐसी बात करी कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा पैदा होकर पानी में डूब जाए, डॉक्टर साहब पकड़ नहीं पाए और जो हमल रहता है वो कहाँ जाएगा, बड़ी लोगों को चिंता होती है। तो क्या आप लोग कैसे उसको टैकल कैसे करते हैं? ये सब थियोरेटिकल रिस्क्स हैं जो कि काफ़ी बार डिस्क्राइब्ड हैं और शुरुआत में जब शुरू हुए थे इस पे बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम बेबी को रिसीव करें। तो हम जब एक कपल आता है वाटर बर्थिंग के लिए और हम उनको काउंसिल करते हैं तो हम उनको सारी चीज़ें समझाते हैं, और काफ़ी बार जो हस्बैंड है वो उनका बर्थ अटेंडेंट होता है। आजकल ये बहुत अच्छा एक चलन शुरू हुआ है, और लेबर रूम में और वाटर बर्थिंग में हम लोग पहले से ही पेशेंट को बता देते हैं आप अपना बर्थ अटेंडेंट चुन लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उनका हस्बैंड होता है। तो काफ़ी बार हस्बैंड ही प्रिपेयर्ड होता है कि मैं ही बेबी को रिसीव कर लूँगा, तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम रिसीव करें। और मैं आपको बताऊँ बच्चे को बाहर निकलने के बाद का समय जब तक वो ऊपर आता है उसको हम डिलीवर सरफेस के ऊपर आता है उसका चेहरा, वो बहुत फ्यू सेकंड्स का होता है, वो बहुत लंबा समय नहीं होता है। और एक रिफ्लेक्स होता है बॉडी का जिसको हम लोग डाइव रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो वो डाइव रिफ्लेक्स की वजह से जो बच्चा है वो डूबने की तो खैर संभावना है ही नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली ऊपर आता है बच्चा, और उसको जो माँ काफ़ी बार माँ ऊपर लेके आती है, या हम अगर हस्बैंड नहीं चाहता है या हस्बैंड ऊपर लेके आता है, उसको हमने बताया होता है कि कैसे आपको फेस अप करके ऊपर लेकर आना है। तो वो डाइव रिफ्लेक्स की वजह से बच्चा जब पानी में होता है तो वो अंदर सांस नहीं लेता। अच्छा। जो दूसरी चीज़ लोग हमसे पूछते हैं कि एस्पिरेट तो नहीं कर जाएगा बच्चा जब पानी के अंदर। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा था इसके आजू बाजू गले में कॉर्ड लग गई थी, या कई बार बोलते हैं उसने गंदा पानी अंदर पी लिया, जो कि आपके पीडियाट्रिशियन लोग इमीडिएटली डाल के निकालते हैं। ये सारी चीज़ें भी लोगों के मन में आती हैं कई बार। हाँ, तो मैं उन बातों पे भी आती हूँ। तो डाइव रिफ्लेक्स की वजह से बच्चा अंदर सांस नहीं लेता और एस्पिरेशन की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। और बच्चे के फेस के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वो सरफेस पे आता है, एयर पे आता है, तो जो एयर का दबाव पड़ता है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है जो कि इनिशिएट करता है ब्रीदिंग को। तो उसके पहले अगर पानी में कुछ सेकंड ज़्यादा भी बच्चा रह जाता है, बच्चा सांस नहीं लेता, तो रोना तभी चिल्लाएगा तभी तो जब वो ऊपर आता है, एंड दैट इज़ विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब आपने जो बात करी वो नाल की और गंदे पानी की, तो अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो बात कर सकते हैं कि कौन सी माओं को हम लोग ये ऑफ़र नहीं करेंगे, या कौन सी माओं को हमने ऑफ़र किया है लेकिन मिडवे ही बीच में ही वाटर बर्थिंग के प्रोसेस के बोलेंगे आप बाहर आ जाइए। उसमें से एक कंडीशन है कि अगर किसी भी तरह का बच्चे को डिस्ट्रेस है अंदर, तो फीटल डिस्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, या बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है और हमको पानी में दिखने लगता है कि ये मेकोनियम है, ग्रीन कलर का आ रहा है, ऐसी माओं को हम फिर अंदर नहीं छोड़ते हैं। अगर डिस्ट्रेस में बच्चा है और आपने वाटर बर्थिंग में डिलीवरी करा दी है वाटर बर्थ में, देन डेफिनेटली बच्चा अंदर सांस ले लेगा। तो डिस्ट्रेस में अगर बच्चा है तो आप माँ को इमीडिएटली बाहर निकाल लोगे, आप बेड पे डिलीवरी कराओगे। आजकल मैडम देखिए क्या हो गया है कि लोग माएँ जो हैं वो माँ बन रही हैं बहुत ज़्यादा उम्र में जी, तो उसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि कई लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया है, कई लेडीज़ को डायबिटीज़ हो गया है, किसी को कोई और बीमारियां हैं। तो ये जो जितनी भी हाई रिस्क मदर्स हैं, अगर ये डिलीवरी कराना चाहती हैं और साथ में ये भी चाहती हैं कि नेचुरल हो जाए, पेन नहीं हो, तो आप कैसे ये तय करती हैं कि इनका वाटर बर्थ कराएं कि इनको नॉर्मली लें? तो अब
इसी के साथ ये कोई हो जाता है कि कौन सी माँ है जिनको हम ऑफ़र करेंगे कि वाटर बर्थ आपको लेना चाहिए। आप आए अंदर तो हम ऐसा नहीं है कि हर मदर को बोलेंगे आप वाटर बर्थिंग कराइए। तो हम सबसे पहले पूरा आपको स्क्रीन कर लेते हैं। अगर आप एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेग्नेंट मदर हैं, वुड बी मदर हैं, और आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म की है, मतलब जो आपको डेट दी हुई 9 महीने या उससे 3 हफ्ता पहले 37 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी है, तो हम आपको वाटर बर्थिंग ऑफ़र करेंगे। इसमें एक्सेप्शन है कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी हम ऑफ़र कर सकते हैं, आपका सब कुछ कंट्रोल चल रहा है। आपको अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, काफ़ी माइल्ड है, आपका बीपी हाई है, तो भी हम आपको ऑफ़र करेंगे। आपकी डायबिटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन वो कंट्रोल्ड है जस्ट विद मेडिसिन्स, यू आर नॉट ऑन इंसुलिन, इंसुलिन पे आप नहीं हैं, डाइट पे, एक्सरसाइज पे, और जो हम टैबलेट्स देते हैं उस पे आपकी अगर शुगर कंट्रोल्ड है तो ये वुमेन भी कवर हो जाती हैं। यस, अगर आपको किसी भी और तरीके की हाई रिस्क प्रॉब्लम है, आपका बच्चा छोटा है, आप 37 वीक से कम है, प्री टर्म है, तो हम आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। या आपका बच्चा की ग्रोथ अंदर काफ़ी कम है, बच्चे के आसपास पानी बहुत कम है तो वो पूरे टाइम का बहुत कमज़ोर है बच्चा, ये बच्चे हाई रिस्क हैं, इनमें कभी भी फीटल डिस्ट्रेस होने की संभावना होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग फिर वाटर बर्थिंग ऑफ़र नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन, जिनको माइल्ड हाइपरटेंशन है, बहुत हल्का फुल्का हाई बीपी है, या फर्स्ट रिकॉर्ड ही आया है हाई बीपी का, काफ़ी बार होता है कि टर्म पे ही बस 2-3 बार बीपी हाई आता है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसी मदर्स को भी हम लोग ऑफ़र करते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी है उसका ये असर होता है कि वो आपका जो बीपी है कम से कम 20 मिलीमीटर मरकरी से कम कर देता है, तो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, वो आपको और फ़ायदा ही करेगा। और तीसरी बात ये कि आप अपने आप लेबर में जाएं। कभी कभी ये होता है, जो हम लोगों ने फ़र्स्ट डिलीवरी कराई उसको हमको टाइम हो गया था और हमको उसको दर्द ही चालू करने पड़े, बट आफ्टर सम टाइम 1-2 घंटे के बाद वो अपने आप ही एक्टिव लेबर में थी, उसके बाद उसको दर्द का कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उनको ऑफ़र किया। पर अगर आपको कंटिन्यूअस दर्द के इंजेक्शन्स की ज़रूरत है, तभी आपको दर्द आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग वाटर बर्थिंग ऑफ़र नहीं करेंगे। तो मैडम, आमतौर पर जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना, प्राइमी की पहली बार की प्रेग्नेंट लेडी है, और कई ऐसी हैं जिनको एक बच्चा हो चुका है, अब दूसरा तीसरा होने वाला है, इसमें भी कोई क्राइटेरिया रहता है कि पहले बच्चे को भी करा सकते हैं कि दूसरे तीसरे में ही कराएं? नहीं, ये सब में करा सकते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैरिटी क्या है, आप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और दूसरा आपका सीधा होना चाहिए बच्चा। अगर आपका उल्टा बच्चा है, आप अनकॉम्प्लिकेटेड हैं, तो भी आपकी वाटर बर्थिंग नहीं होगी, मतलब ब्रीच है, उल्टा है प्रेजेंटेशन, तो भी आपको नहीं होगा। बट लेकिन अगर आप पैरिटी आपकी ज़्यादा है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, आपको बिल्कुल ऑफ़र, आपको पूरा फ़ायदा दिया जाएगा। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये इसका जो पूरा इंटेंशन है, एम हमारा ये नहीं होता कि वाटर में बर्थ हो। जी जी जी। एम ये होता है कि हम कैसे मरीज़ को और कंफर्टेबल बना सकते हैं कि वो लेबर पेन्स को सहे और नॉर्मल लेबर की तरफ ही जाए, और पूरा प्रोसेस काफ़ी अच्छे से उससे कोप अप करे। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लेबर शॉर्ट भी हो जाता है। अच्छा, यस, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर मैं ये बताऊं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा क्या होता है गर्भवती लेबरिंग मदर को, तो 2, एक कि हम उसका कंफर्ट बढ़ा देते हैं, वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती है, क्योंकि पानी से कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं बॉडी में, एंडोर्फिन्स बोलते हैं हम उसको, ऑक्सीटोसिन जो कि नॉर्मली हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं, तो हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, ये रिलीज़ होते हैं, जिससे पेशेंट पैनिक नहीं होती है, तो जो पेन हो रहा है उसको और बेटर तरीके से वो लेती है, यस, रिलैक्स्ड फील करती है। और ये सब चीज़ों से एक हार्मोनल अच्छा वातावरण बन जाता है, हार्मोनी बनती है बॉडी में, तालमेल हार्मोन्स का और भी बेहतर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है
एक स्मूथ प्रोग्रेस के लिए लेबर के। सेकेंड एडवांटेज होता है मोबिलिटी। तो जब पेशेंट लेबर में होती है दर्द से हमने बेड पे देखा है, बट बेड पे उसका हिलना डुलना बहुत मुश्किल होता है, उसको 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको मूव करा पाते। पानी में आदमी हल्का हो जाता है, तो पानी में बॉयंसी के इफेक्ट से मोबिलिटी इज़ अ बिग एडवांटेज। ठीक, औरंगाबाद से हमारे दर्शक काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। दिलचंद जी, आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जिसका 12 साल से हो चुका है डिलीवरी, उसका नॉर्मल भी हो सकता है? जिसका पहले सीजर हो चुका है। यस, सिजेरेंस पहले सिजेरियन वाले को हम लोग ऑफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इनकी मॉनिटरिंग बिल्कुल डिफरेंट चलती है जी, तो प्रीवियस सिजेरेंस को हम लोग नहीं ऑफ़र करते। तो मैडम, आप तो पीजीआई चंडीगढ़ से आपने अपनी एमडी गायनी करी और आप काफ़ी रिसर्च वर्क में भी रही है, आप जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी करती हैं। आईसीएमआर का डेटा ये कहता है कि आजकल सीजर्स की संख्या में तेज़ी से बढ़ावा आया है, और कई बार इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को ब्लेम भी किया जाता है कि बिना बात के सीजर हो जाते हैं। तो ये जो आप ऑफ़र कर रही हैं जी, ये कहीं ना कहीं सीजरियन सेक्शन में कमी लाता है? यस, डेफिनेटली, बिकॉज जो काफ़ी सारी पेशेंट्स जो हैं काफ़ी बार तो पहले से ही बोल देती हैं कि मुझे तो कराना ही नहीं है। आज ही अगर आप बात करें तो आज मैं 2 इलेक्टिव सिजेरियन करके आ रही हूँ, मुहूर्त वाले। जी जी जी, सरस्वती पूजा के दिन। हाँ, तो उनको कराना था, पहले से ही डिसाइडेड है, उनको और ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। आप डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को पूरा काउंसिल करते हो, आप उनको बताते हो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट काफ़ी बार हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट काफ़ी बार हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नहीं, ठीक है, जैसे कि आपने रामलला के जन्म के दिन पर भी बहुत सारे इलेक्टिव सीजर किए, इतना तो प्रिविलेज पेरेंट्स को मिलना ही चाहिए। इंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका इंदर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन के पास गांव मताना कला इंदर सिंह जादव बोल रहा हूँ जी। और 2 प्रश्न है मेरे। एक ऐसा बताते हैं फॉरेन में कि जो है सीजरियन डिलीवरी होती है बजाय नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादा अच्छी होती है, एक तो ये प्रश्न है। बाकी एक बच्चा यदि ऑपरेशन से हुआ तो जो है, और बाकी जो बच्चे हैं वो 2 या 3 बच्चे भी क्या ऑपरेशन के थ्रू हो सकते हैं? कब तक जो है वो बच्चे को मतलब वो कर सकते हैं? पहला जो क्वेश्चन था आपका कि बाहर सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है, शायद आप कह रहे थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बाहर सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है। वो ये कह रहे थे वो ज़्यादा सेफ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल नेचुरल इज़ प्राइसलेस। सर्जरी होती है तो एक ऑपरेशन कैसे बेहतर हो सकता है एक नेचुरल तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कई बार लोगों के मन में मैडम ये रहता है कि वो रास्ता जो रहता है जी, उस रास्ते से इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऑन द सेम वे आप ये कहती हैं कि जब अपन सीजर करेंगे तो काटेंगे तो और भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। यस, बिल्कुल, और पूरा इंटरवेंशन है और ऊपर से पेट से लेके नीचे बच्चेदानी तक पूरा कटता है, और सिर्फ उसी टाइम पे नहीं, बाद में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आजकल हाई सिजेरियन रेट की वजह से कुछ बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस जो होते थे अब हम लोगों को बहुत ऑफन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अवल का नीचे रह जाना, प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें बहुत बुरी तरीके से जो अवल है वो चिपकी हुई होती है, और वो माँ के लिए, दोनों ही कंडीशंस ना केवल बच्चे के लिए, माँ के लिए बहुत जानलेवा होती हैं, और इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो सिजेरियन डिलीवरी तो बेहतर हो ही नहीं सकती। दूसरा वो कह रहे थे वंस ए सीजर इज ऑलवेज ए सीजर। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर एक बार सिजेरियन हुआ है, हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपका देखते हैं कि जो पुराने टाँके हैं वो कैसे हैं। अगर वो मजबूत हैं, आप अपने आप लेबर में जा रहे हैं, हेड अच्छा एंगेज हो गया है, सीधा है बच्चा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम लोग काफ़ी क्लोज मॉनिटर करके नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। इसको वी बैक बोलते हैं हम लोग, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। ये एक स्पेशल एंटिटी है, ये इनके हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, बट येस, वाटर बर्थिंग ऐसे मदर्स को हम लोग ऑफर नहीं करते। तो एक भ्रम मैडम ने ये भी तोड़ा कि जो लोग पहले हमेशा ये कहते थे कि वन सीजर इज़ ऑलवेज सीजर, ऐसा नहीं है।
ऐसे लोगों को भी कर सकते हैं। राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से, उनका कॉल ले लेते हैं, समय हमारे पास कम है। बोलिए राहुल जी, आपका सवाल संक्षेप में बताएं। बोलिए राहुल जी। सर ये हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सर नमस्ते सर, ये मेरी मिसेज 2 महीने 11 दिन की प्रेग्नेंट हैं और इनको अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाए थे, कोई भी सोनोग्राफी नहीं किया गया उनकी तरफ से। बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, सवाल बताइए। और सिर्फ फोलिक एसिड का टेबलेट दिया गया है खाने के लिए, तो मल्टीविटामिन वगैरह कुछ लेना जरूरी है या फिर? ठीक है, मैं उनका सवाल समझ गई। वो शायद बोल रहे हैं कि सोनोग्राफी नहीं हुई, तो हो सकता है काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं सरकारी अस्पतालों में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सोनोग्राफी है वो 12 से 13 हफ्ते पे होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो मिस नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आपको बुलाएंगे। बिकॉज हम समझ सकते हैं कि सरकार में सरकारी अस्पतालों में काफ़ी सारी वुमेन होती हैं। हम लोग यस डेफिनेटली एक फ़र्स्ट उस पर कर लेते हैं सोनोग्राफी, जिससे हमें पता चल जाता है बच्चे सही जगह पे है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी नहीं है, सही बढ़ रहा है। तो इफ़ पॉसिबल हम एक हो जाना चाहिए, बट 12 से 13 हफ्ते के बीच में ज़रूर सोनोग्राफी कराइएगा। और फॉलिक एसिड बिल्कुल सही टैबलेट आपको दी गई है, बाकी मल्टीविटामिन्स को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी खुराक बहुत अच्छी है तो वो खुराक कैसी लेनी है अभी इस टाइम पे तो मुझे बताना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर वो खुराक अच्छी चल रही है तो काफ़ी ठीक है आपका। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन आप बिलासपुर में हैं, किसी एक अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, परामर्श ले लीजिए, ताकि आपकी सारी चिंताएं उससे दूर हो जाएं। और आज पानी में प्रसव की जो हमने बात करी, वास्तव में वो हमारे लिए बहुत आयोग। कितनी कर चुकी मैडम आप अभी भोपाल में? अभी कम से कम 4 से 4 डिलीवरीज हो गई हैं हमारे यहाँ। तो जो पूरी बात हमने मैडम की सुनी, उससे डेफिनेटली एक तो सीजर सेक्शन के अंदर कमी आएगी, और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेथड है जो प्रामाणिक है, और दर्शकों को निश्चित रूप से इस जानकारी से फ़ायदा हुआ होगा। आप स्टूडियो में इतनी उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।